बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की अगली नस्ल के बारे में। हमारी नेक्स्ट जनरेशन बीमारियों से कितनी महफूज है, उसे महफूज बनाने के लिए हम क्या इक़दाम कर रहे हैं। और ऐसे मूजी मरज़, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन दो ममालिक में से शामिल है जहाँ पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई जाती है, इस मूजी मरज़ के ख़ात्मे के लिए जंग आखिरी मराहिल में है, लेकिन कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान ने इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए गिरा कदर खदमात अंजाम दी हैं, मगर अब भी मुश्किलात हैं जिनसे निमटना अभी बाकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, जिनमें से तकरीबन 4 लाख बच्चे वैक्सीन से महरूम रह जाते हैं और 2,62,000 जो पोलियो वर्कर्स हैं इस जंग में हरावल दस्ता हैं। कुछ इलाकों में वायरस से बचाव की वैक्सीन बच्चों को पिलाने में मुश्किलात दरपेश आती हैं। पाकिस्तान को इनका हल निकालना होगा और वहां के लोगों को यह बताना होगा कि आखिर पोलियो है क्या, पोलियो कैसे मुंतकिल होता है, पोलियो की अलामात क्या हैं, पोलियो के असरात क्या हो सकते हैं, किसको पोलियो का शिकार होने का खतरा ज्यादा है और क्या पोलियो का कोई इलाज है भी या नहीं है। पोलियो पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा आया था जब खत्म होने के करीब आ गया था, लेकिन फिर वापस आया। क्यों वापस आया? पाकिस्तान में पोलियो इतना ज्यादा क्यों फैल गया दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत, और हमारे मुल्क में हुकूमत पोलियो के खिलाफ इकदाम जो कर रही है क्या वो काफ़ी हैं और क्या इकदाम कर रही है। हमें कितनी मुद्दत तक ये जो मुहिमात शुरू की जाती हैं पोलियो की, इन मुहिमों को जारी रखना होगा। और एक और बड़ा अहम सवाल है जो वालिदैन के जहनों में गर्दिश करता है, वो ये कि जब हिफाजती टीकों का शेड्यूल चल रहा हो, इस दौरान क्या बच्चे को पोलियो के खतरे पिलाए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि वैक्सीन की बहुत सी खुराकों के बाद कुछ बच्चों में वायरस की तस्दीक हो जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये वैक्सीनेशन। सिर्फ पोलियो ही नहीं, क्योंकि हमने हालिया कोरोना वबा में देखा किस तरह पाकिस्तान ने इस वबा को शिकस्त दी। इस वबा के ज़रिए वैक्सीन की अहमियत को इस वबा ने उजागर किया है। कोरोना पर जो पाकिस्तान काबू पाया, पाकिस्तान उन 7 ममालिक में शामिल है जिसने कोरोना पर काबू पाया। WHO भी इस बात का मुतरफ है। कैसे पाकिस्तान ने शिकस्त दी इस वायरस को। किसी भी बीमारी से बचने के लिए ये वैक्सीनेशन जो है वो कितनी ज़रूरी है। हिफाजती टीके हो, वैक्सीनेशन हो, ये हमारी बॉडी में किस हद तक काम करती हैं, किस तरह काम करती हैं। और अगर वैक्सीन ना ली जाए, वैक्सीनेशन वक्त पर ना दी जाए, जो पाकिस्तान में इब्तदाइया 2 साल में बच्चे को दी जाती हैं, 11 से 12 वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीन का एक पीरियड होता है। इसके बाद में इसके फ़वाइद क्या होते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर एक शक है, शुकूक व शुबहात हैं, वो क्या है, ये आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के इक़दाम हैं वो किस हद तक तसल्ली बख्श हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम एक ऐसी बात है जिसको लेकर हुकूमत को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्या ये प्रोग्राम ठीक है, और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इसके हवाले से इसमें खामियां क्या हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी मेडिकल एसोसिएशंस भी हैं, उनका रोल कैसा है वैक्सीनेशन को लेकर, वो किस हद तक अवेयर करती हैं पाकिस्तान में लोगों को। और अब हम पोलियो जैसे मूजी मरज़ के खिलाफ, इस वायरस के खिलाफ जंग में फतह से कितना दूर हैं, प्रोग्राम में आज तफसीलन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद ही मैं अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो में डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी साहब, सीनियर मेंबर इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल कराची। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त निकाल कर आप स्टूडियो आए। और स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर असद असलम साहब, आप CEO म्यू अस्पताल लाहौर हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना इंतहाई कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला। मैं डॉक्टर असद असलम साहब आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। वायरस को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। पहले इसकी अहमियत के हवाले से बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से कोरोना वबा के दौरान वैक्सीन की अहमियत बहुत ज़्यादा उजागर हुई, पाकिस्तानियों ने इसकी अहमियत को जाना। ये है क्या? पोलियो के हवाले से आज हम स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर बात करना चाह रहे हैं। ये क्या है, ये कैसे मुंतकिल होता है, इसकी अलामात क्या हैं, असरात क्या होते हैं? डॉक्टर असद साहब। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वैक्सीन
किसी भी वायरल डिजीज़ के लिए वैक्सीन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और जी। हम देखें, आप जितनी भी बच्चों में वैक्सीन उनको मराद से बचाने के लिए ईपीआई प्रोग्राम में देखें, उनसे उनसे कितना फ़ायदा, वो कई बीमारियों से वो ताहयात उनसे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इसी तरह ये जो वायरल इन्फेक्शन दूसरी हैं, जिस तरह आप देखें हर साल लोग फ्लू वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनसे काफ़ी हद तक वो फ्लू वायरल इन्फेक्शन से बच जाते हैं और उनको नमूनिया नहीं होता। क्योंकि अक्सर ओल्ड एज में अगर नमूनिया हो जाए सर्दियों में तो वो काफ़ी डेंजरस होता है। इसी तरह जो कोरोना की वैक्सीन है, ये भी, इसकी भी वैल्यू इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है इस वक्त जितनी भी वायरल डिजीज़ इस वक्त हैं, उनमें सबसे इस वक्त जो लीथल जो इस वक्त है वो कोविड-19 के वायरस है, जिसने लाखों के हिसाब से पूरी दुनिया में लोगों को मुब्तला मुतासर किया। किया। जी। तो जी, जी, जी। मुतासर किया, और उसके जान, कई लोगों की, लाखों लोगों की अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इसकी अहमियत को तो कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन ये कब आएगी, ट्रायल जारी हैं, 11 जगहों पर ये वैक्सीन बनाने की तैयारी की जा रही है, थर्ड फेज में एंटर हो गए हैं। तो अल्लाह करे कि जनवरी, फरवरी या मार्च तक ये वैक्सीन आ जाए, तो उसके बाद हालात इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और लोग, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा हैं इस वैक्सीन ना होने की वजह से, क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। लोगों ने अपना जो अ, बहुत ज़रूरी बिल्कुल ठीक है। ट्रैवलिंग है वो भी छोड़ी हुई है कि वैक्सीन होगी, वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन जिन बीमारियों की, जिन वायरस की वैक्सीन है, उस वैक्सीन को पहुंचाने में भी कुछ कोताहियां हैं, या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम में खामियां हैं, या फिर वालिदैन खुद से नहीं पिलाते हैं? जैसे कि एक पोलियो वायरस हुआ, इसकी वैक्सीन मौजूद है, फिर भी पाकिस्तान उन दो ममालिक में शामिल है जो इस वायरस को अब तक शिकस्त नहीं दे सका है। क्या वजह आप समझते हैं? देखें, पाकिस्तान में बेसिकली जो वायरस, पोलियो वायरस एक एक वक्त था बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे ये स्टडीज़ में देखने में आया है कि जो माइग्रेशन हुई हैं, ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान से लोग जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए हैं, उनकी वजह से भी ये वायरस दोबारा मर्ज किया पाकिस्तान में, इसलिए कुछ केसेस देखने में आए हैं। हाँ, ये भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देते हैं, बच्चों को लेके नहीं जाते, या अगर पोलियो के वर्कर उनके घर तक पहुँचते भी हैं तो वो उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। क्योंकि कि हमने बच्चों को अपनी वैक्सीन नहीं बनानी, वो समझते हैं कि शायद पता नहीं ये वैक्सीन पोलियो की बजाय किसी और दवाई की वैक्सीन है, किसी और इलाज की, किसी और मर्ज के लिए किसी और चीज़ की वैक्सीन है। तो मुख्तलिफ किस्म के उनके ज़हन में शक व शुबहात होते हैं, जो हालांकि हुकूमत बड़ी बाकायदगी से हर महीने पोलियो की वैक्सीन के लिए एडवर्टीजमेंट देती है, लोगों को कायल करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी बाज़ इलाके ऐसे हैं, बाज़ वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चों तक वैक्सीन पहुंचने नहीं देते, ना उनको बच्चों को लेके जाते हैं, ना वैक्सीन जो लेके आते हैं वो वर्कर उनको बच्चों तक नहीं पहुंचने देते। ठीक। डॉक्टर साकिब हुसैन साहब, मैं आपसे 4-5 सवाल इकट्ठे ही कर लेता हूँ। ज़रूर। पोलियो क्या है? ये कैसे मुंतकिल होता है? हमारे नाज़रीन को बताइए, उसकी अलामात क्या हैं? बच्चों में ख़ास तौर पर इसके असरात क्या होते हैं? और किसको पोलियो का शिकार होने का ख़तरा ज़्यादा है, किस तरह के बच्चों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको कि इतने अहम टॉपिक पे आज आप लोग बात कर रहे हैं, जो आने वाली नस्लों से और कौम से एक बीमारी से निजात हासिल करने का ज़रिया बनती है, और जिसके लिए आम आदमी तक तालीम पहुंचाना और मालूमात को फ़राहम करना सबसे बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। पोलियो एक वायरस है, और जिसके एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में मुंतकिल होने के लिए ओरोफिकल रूट, यानी जो जो ड्रेनेज सिस्टम है आपका, जो 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 स्टूल और फिर उसके बाद उसका गटर की लाइन में मिल जाना, और फिर गटर के साथ पानी का जाके मिल जाना, और उस पानी का कॉन्टामिनेटेड वाटर का अफराद को पीना, ये वो तमाम ज़राए हैं कि जिसके ज़रिए से पोलियो के फैलने का डर रहता है, मौजूद रहता है। ना सिर्फ पोलियो के बल्कि जो दीगर मसाइल हम देख रहे हैं, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड और इस तरह की दीगर बीमारियों का भी वायरस है। और सबसे पहली अलामत ये होती है कि टांगों में कमज़ोरी का आना, बच्चे के चलने को अवॉइड करना। छोटे बच्चे होते हैं, वो बता नहीं सकते कि हमारे पैर काम नहीं कर रहे या हम चल नहीं पा रहे, बल्कि
बच्चा चल नहीं रहा होता तो उससे माँ बाप ये पिक करते हैं कि बच्चा पैर पे जोर नहीं डाल रहा, और जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर उसके अपने टेक्निकल अंदाज में उसको एग्जामिन करता है तो ये महसूस करता है डॉक्टर के पैरों में उसके क़ुव्वत या ताकत या जान अब नहीं रह गई है या कमज़ोर हो गए हैं पैर, और ये अल्लाह न करे बहुत ही ख़राब निशानी है। खुशाइन बात यह है कि जिस तरह आपने देखा कि साल में 6 केस और साल में 10 केस और 5 केस और 2 केस, इसको शायद हमारे बहुत से असातिज़ा खुशाइन ना कहें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सी जगहों पे ख़त्म हो गया, और हमने भी चंद साल ऐसे गुजारे कि जब एक केस भी नहीं आया। मगर जिस तरह 30 साल से हम जंगी हालात में रह रहे हैं, जो अंदरूनी और बैरूनी मसाइल को हमें दरकार हैं, उसके बावजूद मैं पॉजिटिव एंड पे बात करूँगा। हमारी पोलियो की टीम्स ने निकल के गाँव देहातों में जाके जिस तरह से कामयाब कैंपेन लॉन्च की है, और गांव देहातों में कम तालीम याफ्ता लोगों में रहते हुए भी अगर हमारे मुल्क में 4 से 6 और 8 केस निकल के आ रहे हैं साल भर में, दुख की बात है, परेशानी की बात है, फ़िक्र की बात है, मैं उसके बावजूद ये कामयाबी की बात भी है कि पाकिस्तान जैसे मसाइल में रहते हुए हमने बीमारी को इस हद तक काबू कर लिया। डॉक्टर असद साहब, कोविड-19 की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा आपसे। पाकिस्तान ने इस वायरस को तकरीबन शिकस्त दे दी है, क्योंकि WHO भी इस बात का मोतरफ़ है और ये कहता है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 7 ममालिक में से है जिसने इस वायरस से ठीक तरीके से निपटा है, ठीक पॉलिसी बनाई। ये पाकिस्तान की ठीक पॉलिसी थी। आप हमारे डॉक्टर्स भी इस मामले को लेकर हरावल दस्ता बने रहे। क्या वजह आप समझते हैं? इम्यून सिस्टम मजबूत था पाकिस्तान का? क्या हमने हिफाजती इक़दाम बेहतर तरीके से अपनाए थे जिसकी वजह से काबू पा लिया? और अब सेकेंड वेव से किस तरह बचा जा सकता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है सर्दियों में आएगी? देखें, पहली बात तो मैं आपको एक वादा करना चाहता हूं कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ। हुकूमत ने अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी से इसको कंट्रोल किया, इसका स्प्रेड कंट्रोल कर लिया। वायरस मौजूद है और इसको दोबारा इसने सर उठाना है या नहीं उठाना, वो हमारे रवैये पर डिपेंड करता है। आप देखें 80, 85, 90% लोगों ने SOPs को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर रहे, और ना मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल। देखिए, हुकूमत एक हद तक ही मदद कर सकती है, चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। कुछ हमारे एंड पर भी जिम्मेदारी है। मेरी एज ए कॉमन मैन, एक आम शहरी के हिसाब हैसियत से मेरी भी कोई जिम्मेदारी है कि मैं इसको दोबारा सर ना उठाने दूँ। इस वक्त जो हालत है, फ्रेंकली स्पीकिंग, हुकूमत के तमाम एफर्ट्स की वजह से, स्मार्ट लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन की वजह से हमने स्प्रेड को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन जो लोगों का इस वक्त रवैया है, आप यकीन माने कि हम लो टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं। आप पूरे नॉर्थ अमेरिका को ले लें, पूरे यूरोप को ले लें, जब ये वहाँ पर पीक पर था ये पैंडेमिक, उस वक्त वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम था। हम उसी टेम्परेचर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लो टेम्परेचर, उसके साथ साथ लोगों का SOPs को ना ऑब्जर्व करना, ये हमें खुदा ना खाता कोई सेकंड वेव की तरफ ना ले जाए। और वो सेकंड वेव कोई आम सिंपल वाले केसेस की नहीं होगी, बड़े सीरियस और क्रिटिकल केसेस होंगे। अच्छा, इसकी शिद्दत ज़्यादा आप कहना चाह रहे होगी पहले से, खुदा ना खास्ता अगर? जी बिल्कुल, जी ठीक। एहतियात यानी कि बहुत ज़रूरी है। NCOC के इजलास में भी इस तरह के फैसले हुए हैं। डॉक्टर शाकिब अंसारी साहब, बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये है पोलियो वायरस को लेकर ख़ास तौर पर कि हिफाजती टीकों का एक शेड्यूल चल रहा होता है बच्चे को में इसके दौरान पोलियो के कतरे पिलाए जा सकते हैं। बहुत सारे वालिदैन में इस बात को लेकर शुबहात है, वो इस सवाल करते नज़र आते हैं। अच्छा देखिए, जब आप एक वॉर फेज़ में होते हैं तो बहुत सी नॉर्मल चीज़ों से हट के भी काम करने पड़ते हैं। हम पोलियो के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और पोलियो को हमें इस मुल्क में शिकस्त देनी है। मैं उन वालिदैन की इस पॉइंट को रेस्पेक्ट करता हूँ, उन डॉक्टर्स की इस बात को रेस्पेक्ट करता हूँ कि जब आपके पास एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से वैक्सीनेशन का पूरा स्केड्यूल मौजूद है तो, और उसमें आपके बच्चे ने वैक्सीन ली हुई है, तो ना भी पिलाएं तो कोई बात नहीं। मगर अगर पोलियो वर्कर अपने तौर पे अपनी एफिशिएंसी के लिए, अपने काम को 100% मुकम्मल करने के लिए आपसे ताउन के लिए कहता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा मुज़ायक़ा नहीं है कि आप उसको पोलियो के ड्रॉप्स पिला दें, ताकि हम जितने बड़े मसले से गुज़र रहे हैं वो इतना ह्यूज मसला है। और हम जिस तरह से दुनिया भर के साथ चलने के लिए, पाकिस्तान से ट्रेवलिंग को, पाकिस्तान को सेफ़ कंट्री करार देने के लिए, पाकिस्तान के मोहब्बत के लिए हमें ये काम करना होगा। यहाँ पे मैं कोरोना के हवाले से भी ये बात करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर असद साहब को बिल्कुल 100% सेकंड करना चाहूँगा कि हमें सेकंड वेव से बहुत डर है
और एज अ फिजिशियंस, एज अ डॉक्टर्स, और स्कूल जो दोबारा खुलने शुरू हुए एज अ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के स्टैंड्स के ऊपर, और जो डॉक्टर्स कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन में, पीडियाट्रिक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन में हमारे बहुत कंसर्न्स हैं। उनमें एसओपीज़ और प्रोटोकॉल्स को ना सिर्फ ये कि फॉलो किया जाए, बल्कि बहुत स्लो पेस में इस काम को किया जाए, बहुत जल्दी ना की जाए, इस एक जंप ना किया जाए, सडन स्कूल्स खोल दिए जाएँ। इसकी हमें इस हकीकत को मानना होगा कि चाहे सरकारी या गैर सरकारी सतह पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, और हमारे पास इंटेंसिव केयर यूनिट्स और वेंटिलेटर्स की फैसिलिटीज़ उस लेवल की नहीं है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि अल्लाह न करे अगर सेकेंड वेव आ गई, मतलब मेरे मुंह से सेकेंड वाइफ निकला तो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है, सेकेंड वेव आ गई तो हम उसको शायद ना बर्दाश्त कर पाएँ। ठीक, अब मुझे ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ अभाम को लेकर जो वालिदैन में पाया जाता है। सवालात हैं, एक तो ये कि बच्चों का जो मदाफ़ियाती निज़ाम है वो इतनी ज़्यादा वैक्सीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और बहुत सारे वालिदैन शायद वैक्सीन को साजिश भी समझते हैं। इस गलत फहमी को दूर कैसे करना होगा, हुकूमत किस हद तक इस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम आगे बढ़ा सकती है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर असद साहब, बहुत सारे वालिदैन ये सवाल करते हैं कि बच्चों का जो मदाफ़ियाती निज़ाम है वो इतनी ज़्यादा वैक्सीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, या फिर वैक्सीन को बहुत सारे वालिदैन साजिश भी समझते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है, क्योंकि 96 में बरतानिया में भी कुछ इस तरह की खबरें सामने आई थी, जब वहाँ पर खसरे के हवाले से वैक्सीन को लेकर बताया गया था कि इसमें ऑटिज़म पाया जाता है। तो एक डॉक्टर की रिसर्च के बाद 80% केसेस जो हैं, 80% वालिदैन ने इसको वैक्सीन को देना बंद कर दिया था। ये बड़ा मामला इस तरह के सामने आ जाता है, तो इस गलत फहमी को दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए, पहले तो हमें जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बच्चों में इस बीमारी बच्चों पर असर नहीं किया। अब ये मोस्टली हमने 35 ईयर एंड अबव पेशेंट में देखा है। बच्चों में बहुत ही कम, वो अल्लाह का बहुत आसान है, बच्चों में बहुत ही कम ये बीमारी देखने में आई है। अभी जब वैक्सीन आएगी, पहले तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि सबसे पहले वैक्सीन किसको लगनी है, प्रायोरिटाइज करके उसके बाद हम देखेंगे। ये तो एक्सपर्ट ही एडवाइस करेंगे कि आया अभी बच्चों में ये लगानी है या नहीं, क्योंकि बहुत ही कम केसेस बच्चों में, पूरे पैंडेमिक में हार्डली हमने 8 या 10 पेशेंट देखे हैं मेरे हॉस्पिटल में जो बच्चे आए हैं जो कोविड के साथ। तो इसलिए वालिदैन को अभी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई नौबत आए कि हमें बच्चों तक भी जाना पड़े कि उनको वैक्सीन लगेगी। अगर वैक्सीन लग भी गई तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। वैक्सीन मार्केट में तब आएगी जब इसके ट्रायल हो चुके होंगे। ये सीधा इंसानों पर नहीं आके वैक्सीन लग रही, इसके पहले ट्रायल होंगे। 3rd फेज पर ये वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। जब ये बिल्कुल सेफ होगी, जब ये पहुंचेंगे कि ये इंसान के जिस्म पर साइड इफेक्ट नहीं करेगी, तब ये मार्केट में लॉन्च होती है वैक्सीन। वैक्सीन कभी ऐसे लॉन्च नहीं होती कि इसके साइड इफेक्ट भी हो रही हों और आप मार्केट में लॉन्च कर दें और इंसान के जिस्म पर इसके मदद असरात हों। तो ऐसी कोई वालिदैन को अपने जहन से ये शुबात निकाल देने चाहिए। वैक्सीन जब लगेगी, बच्चों को लगेगी, बड़ों को लगे, तब लगेगी जब सब लोग इससे मुतमईन होंगे बनाने वाले कि इनके इंसान के जिस्म पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर साकिब साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो अभाम है, जो गलत फहमी है, इसे दूर किस तरह किया जा सकता है? और वैक्सीन की बहुत सारी खुराकों के बाद भी यकीनन आपके सामने भी शायद इस तरह के केसेस आए, कुछ बच्चों में वायरस पाया जाता है, वायरस की तस्दीक हो जाती है तमाम तर कोर्स को पूरा करने के बाद भी, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं इस पर दोबारा मुबारकबाद दूंगा पोलियो प्रिवेंशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट के स्ट्रेटजीज़ को, कि हमने जिन जिन जगहों पे जिस सेगमेंट में जिसको इस्तेमाल करना था किया। हमने यूनुस भाई को, यूनुस खान को एज अ क्रिकेटर, एज अ सुपर हीरो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। हमने मौलवी हजरात को KPK में इस्तेमाल किया। हमने उलमा हजरात को इस्तेमाल किया। हमने मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस्तेमाल किया। और फिर हमने एक चेंज देखी, लोगों में एक एक्सेप्टेंस देखी
जब उस इलाके के आलिम दीन, जब उस इलाके का उस्ताद, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर, रेस्पेक्टेबल आदमी और फिर हमारे आंखों के तारे, हमारे हीरोज़ क्रिकेटर्स ने जाके जब इस कैंपेन को लॉन्च किया, तो हम ये महसूस करते हैं कि एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बेहतर हुआ ग्रास रूट लेवल के ऊपर। जब भी तो 22 करोड़ के मुल्क में अगर चंद केस सामने आए हैं तो वो इतने ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो जो हिंड्रेंसेस हैं, गलतफ़हमियाँ हैं, अगर एक मौलाना साहब ख़ुद पी रहे हैं और अपने बच्चे को पिला रहे हैं तो लोगों के अंदर से वो गलतफ़हमियाँ दूर कर दी गई, सरकारी सतह पे भी और एनजीओज़ की सतह के ऊपर भी और मीडिया की सतह पे भी, कि जिसकी ज़रूरत थी। दूसरा देखिए, हर प्रोसीजर की, हर मेडिसिन की लिमिटेशन होती है। बहुत से ऑपरेशंस होते हैं कामयाब होते हैं 90%, 10% नाकाम भी होते हैं। हर दवा 100% कारामद नहीं हो पाती, जिसकी बेशुमार रीजंस हो सकती हैं। कोल्ड चेन मेंटेनेंस है, वायरस की क्वांटिटी है, पेशेंट की अपना इम्यून सिस्टम है। तो रेयर केसेस को हमें मीडिया पे ज़्यादा तशहीर भी नहीं करनी चाहिए कि जी वैक्सीन लेने के बावजूद बीमारी हो गई। ऐसा बहुत ही शाज़ व नादिर होता है। बेस्ट और अच्छी बात यह है कि हम ये चीज़ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि 99.9% बच्चों ने जिन्होंने टीके लिए वो अपाहज नहीं हुए, अपने कदमों पे चल के इस दुनिया में कामयाबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया जाता है कि पोलियो मुहिम है। मैं ब्रेक से पहले ही इसका सवाल ले लेता हूँ। डॉक्टर असद साहब, आप क्या समझते हैं पोलियो वायरस की जो कैंपेन है कितना अरसा मजीद जारी रहनी चाहिए? इस मुहिम को कितने अरसे तक कंटिन्यू रखना चाहिए? ये तो बेसिकली कैंपेन उस वक्त तक रहती है जब तक कि मुल्क में एक केस भी नहीं पाया जाएगा। अच्छा। ये कैंपेन उस वक्त तक जारी रहेगी और उस साल भी अगर ये पोलियो के ड्रॉप आप पिला भी दें, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब एक केस भी नहीं होगा। उसके बाद भी हमें ये ईपीआई प्रोग्राम तो हमेशा चलता रहेगा। ईपीआई प्रोग्राम कोई बंद नहीं होगा। वो हमें बच्चों को सारे जो ईपीआई में जो डिजीज हैं उनके लिए हमें ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जारी रखना पड़ेगा। उसके बाद भी जब पाकिस्तान से पोलियो का आखिरी केस भी खत्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो चैलेंज है क्योंकि सबके सामने है पाकिस्तान में पोलियो वर्कर्स जो 2,62,000 पोलियो वर्कर्स हैं, इनकी जान को भी खतरात लाक हैं। ये एक चैलेंज है पोलियो वैक्सीन घरों तक पहुंचाना लोगों को। अब कुछ अरसे में यकीनन कोरोना वायरस की भी वैक्सीन सामने आ जाएगी, तो ये भी कितना ज़रूरी होगा, कितना मैंडेटरी होगा लोगों को इस वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस देना और ये वैक्सीन लोगों तक पहुँचाना, कितना ये चैलेंज मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में? देखें, ये वैक्सीन कोरोना वैक्सीन बिल्कुल उसी तरह ही इस्तेमाल होगी जिस तरह आप फ्लू वैक्सीन हर साल अच्छा। हर फैमिली के बुजुर्ग लगाते हैं। तो वो जब ये मार्केट में जब अवेलेबल होगी तो लोग इस वैक्सीन को खुद जाके अपने डॉक्टर्स के पास जाके, फैमिली फिजिशियन के पास जाके, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके, किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाके लगवा सकेंगे। उसके लिए घर घर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी साहब से भी इस हवाले से मैं जवाब लूंगा। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुख्तलिफ मेडिकल एसोसिएशन रोल किस हद तक होता है इस वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस देने के हवाले से, और गवर्नमेंट क्या तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से अब हम प्रोग्राम में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम जिस हद तक बेहतर होंगे उस हद तक लोगों में गलत फहमी का भी खात्मा होगा और उतना ही ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो लोगों तक पहुंच सकेगी। डॉक्टर असद साहब, आप क्या समझते हैं, कुछ खामियां हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में अभी भी? मेरा ख्याल है कि जितनी विगरत एग्रेसिव कैंपेन हुकूमत ने की है इससे ज़्यादा अब मेरा नहीं ख्याल कर सकते हैं। फिर मैं मुतमईन हूँ कि इस जो कैंपेन पोलियो वायरस के लिए या बाकी प्रोग्राम के लिए। जी डॉक्टर साकिब साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत की जानिब से जो अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है या ये ठीक है? देखिए, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, मगर जिस लेवल पे और जो मेहनतें और जो तरीक़ाकार हम देख रहे हैं वो बहुत खूब है, मगर खूब से खूबतर में कोई मज़ाक़ा नहीं है। और मैं देख रहे हैं हम इस बात को कि जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ को और गवर्नमेंट जो है और इंटरनेशनल फंडिंग के साथ और
चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ीरो पे लाने के लिए अगर हम ये सोच के बैठ गए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो शायद हम सुस्त रवि का शिकार हो जाएं, और सुस्त रवि से बचने के लिए बेहतर है कि मज़ीद मुफीद मशरे और मज़ीद मेहनत और मज़ीद कोशिश, ताकि हमारा एक बच्चा भी इस मुल्क में अपाहिज ना हो। ठीक। डॉक्टर असद साहब, अब से 4 से 5 साल पहले तक ऐसा लग रहा था कि पोलियो वायरस पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा, फिर अचानक से केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए 2016 के बाद से। क्यों आप समझते हैं दोबारा पाकिस्तान में ये वायरस आया, क्यों इतना ज़्यादा पाकिस्तान में फैला दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, डॉक्टर साहब इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। जो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन की वजह से ये केसेस हमें देखने में आई हैं, विद इन पाकिस्तान कोई केस समर्ज नहीं हुआ। जैसा मैंने शुरू में बताया कि शुरू में इतनी ज़्यादा माइग्रेशन हुई अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफ़गानिस्तान, जब अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आए उस वक्त से बाद से ये केस दोबारा इमर्ज होने शुरू हुए। उससे पहले पाकिस्तान पूरी तरह इसके ऊपर कंट्रोल कर चुका था। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन की वजह से, लेकिन इस पर डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक और भी बड़ा अहम सवाल है, कुछ बच्चों में पोलियो वायरस के सिम्टम्स अगर बिल्कुल अर्ली स्टेज में पाए जाएं तो उसके बाद में वैक्सीन देने का फ़ायदा होगा या फिर पोलियो हो गया उसके बाद? डॉक्टर साकिब साहब। नहीं, एक बार अगर सिम्टम डेवलप हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। ऐसी कोई हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन्स मेरी नॉलेज में नहीं है। वी हैव टू चेक कि जी हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं कि जो पोलियो के अगेंस्ट उन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को आप डालें, अगर जो दूसरे वायरसेस में होता है। मेरी नॉलेज में ऐसी कोई इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक बार अगर हो गया तो अर्ली सिम्टम के बाद उसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। और आप क्या समझते हैं कि 2016 में इस तरह की खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान बिल्कुल करीब पहुंच गया है इस वायरस के, पोलियो वायरस के खात्मे को लेकर, और ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। अब जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये वायरस बचा है, नाइजीरिया में भी अब ये वायरस ख़त्म हो गया, तो क्यों दोबारा से इस वायरस ने सर उठाया, क्यों फैला? देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत आपको क्लियर एक इंडिकेशन दे दिया, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस एंगल से चीज़ों को देखना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए सरकार को, कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि अब भी वक्त है कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर लें और अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर लें। जब कोरोना आया और जो दूसरे वायरसेस आते हैं पूरी दुनिया में फैलते हैं, तो हम सऊदीया जाते हैं, हम यूरोप अमेरिका जाते हैं, हम देखते हैं ज़बरदस्ती हमारे मुँह में कतरे डाले जा रहे होते हैं, हमें रोक दिया जाता है, हमें एक शीशे के कमरे में बैठा दिया जाता है। जब हमें इतनी इज़्ज़त अफजाई की जा रही होती है यूनाइटेड स्टेट्स में और यूनाइटेड किंगडम में, तो हमें किस चीज़ ने रोका है अपने पैसेंजर्स को स्क्रीन करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए? और अगर उनको इस बात का यकीन हो कि हम बग़ैर किसी रिश्वत के और बग़ैर किसी के ताल्लुकात इस्तेमाल किए इस स्क्रीनिंग प्रोसेस से निकल के चले जाएंगे, और ख़ास तौर पर जिस बॉर्डर का जिक्र, पड़ोसी मुल्क के बॉर्डर का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे हैं, मैं इनको सेकंड करता हूं, और मैं सरकार से आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम दोनों डॉक्टर्स अपील करते हैं कि प्लीज़ इस एंड से चीज़ों को देखें, नहीं तो हम अपनी मेहनतें करते रहेंगे। हम WHO के साथ काम कर रहे हैं, तो WHO से कहें कि इस बॉर्डर के लिए अपनी फंडिंग, अपनी ह्यूमन रिसोर्स, अपनी टीम, अपनी स्ट्रेटजीज़ अलग से बनाएं। ऐसा ना हो कि हम दोबारा 2016 के बाद 2026 में साफ़ करके अल्लाह न करे दोबारा उसी विशेष साइकिल में फंसे रहें। ठीक। डॉक्टर असद साहब, कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन रहा, इस लॉकडाउन ने इस मुहिम को कितना मुतासिर किया, कितना फ़र्क पड़ा? पोलियो की कैंपेन भी ज़ाहिर बंद थी पिछले 6 से 7 महीने, उससे कितना मुतासिर हुआ? उसके इम्पैक्ट अगले साल या इस साल खुदा न खास्ता आ सकते हैं क्या? जी डेफिनेटली फ़र्क तो उस कैंपेन की वजह से, रुकने की वजह से पड़ा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी उसके बावजूद हुकूमत ने जहाँ तक पोलियो वायरस की कैंपेन का, वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, उसको सिलसिले को उन्होंने मुनक़ता नहीं होने दिया, वो चलता ही रहा है। काम ज़रूर हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल उसको स्टॉप नहीं होने दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा है। तो उस मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई उसका बहुत ज़्यादा नहीं, 6 महीने तक तो डॉक्टर साहब, 6 महीने तक तो ये कैंपेन बिल्कुल ही 6.5 महीने तक बिल्कुल बंद रही है। इसका फ़र्क कितना पड़ेगा आगे चलकर 2020 के एंड में या 2021 में? खुदा न खास्ता केसेस बढ़ते तो नहीं देख रहे आप? देखिए, वैक्सीनेशन साल में तकरीबन एक दफ़ा ही करनी पड़ती है पोलियो की। तो अगर पिछले साल के आखिर में बच्चों को वैक्सीन के ड्रॉप मिल गए थे, तो वो मेरा ख्याल है कि इस साल उसको वो कवर कर जाएंगे। मेरा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, मैं दोबारा कहूँगा डॉक्टर काशफ साहब इस पर ज़्यादा जी बेहतर जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साकिब साहब, आप क्या समझते हैं? मैं एग्री करूंगा डॉक्टर साहब से। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। पोलियो के ड्रॉप्स मैंने और आपने भी और डॉक्टर साहब ने भी लिए,
और ये जिन लोगों से कोताही हो जाती है या जिन जगहों पे दूर दराज के इलाकों में ईपीआई, जिसको डॉक्टर साहब अभी रिकमेंड कर रहे थे, वो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, पाकिस्तानी सेहत सरकार का एक प्रोग्राम है कि जिसके तहत चंद टीके लगना हर पैदा होने वाले पाकिस्तानी बच्चे के लिए लाजमी है। ईपीआई प्रोग्राम के तहत जो नया बच्चा पैदा होता है उसके माँ बाप को उसको पैदा होते के साथ ही पैदाइश के दिन से लेके ऑनवर्ड्स टीके लगाने शुरू कर दिए जाते हैं, सरकारी सतह पे भी और प्राइवेट सतह पे भी। और अगर आपको और हमको याद हो तो हमारी तो आज तक वो बुक्स भी मौजूद हैं कि जिनमें उन टीकों के निशानदेही हुई है कि किन किन दिनों में क्या लगे हैं, टीकों के निशान तक मौजूद हैं हमारे हाथों के ऊपर। तो प्रोग्राम तो ख़ास सरकार का जो है वो फर्दर एंडोर्समेंट है, फर्दर उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश है। मगर डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि जो बच्चा कोरोना में पैदा हुआ उसको भी टीके दिए गए हैं, उसको भी दवा लगाई गई है, जो इस 7 महीने में जन्म लिया है उसको भी टीके मिले हैं। डॉक्टर असद साहब, एक और बड़ा अहम और लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पोलियो के खिलाफ जंग में फतह से कितना दूर है? कोई टाइम अगले 2 से 3 सालों में हम मुकम्मल तौर पर पोलियो को शिकस्त दे सकेंगे, आप समझते हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह। एक दो साल और इस तरह विगरस कैंपेन चली पोलियो के खिलाफ, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह अगले 2-3 या मैक्सिमम 4 ईयर तक पाकिस्तान विल बिकम पोलियो फ्री इंशाल्लाह। ठीक, डॉक्टर साकिब साहब आप क्या समझते हैं? मैं इसमें एक चीज़ ये और ऐड करूँगा कि जो सरकार कर भी रही है कि जो डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमारे डॉक्टर्स की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की बड़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है, ख़ासतौर पर उन इलाकों में कि जहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है सरकार के लिए और जहाँ पे उनको ये मसाइल फेस करने पड़ते हैं। और फिर दीगर पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है। खुदा के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने साथ ऑन बोर्ड लीजिए, डॉक्टर्स की बॉडीज़ को अपने साथ ऑन बोर्ड लीजिए। डॉक्टर्स आज भी इस माशरे का सबसे मोहतरम फ़र्द होता है और बड़े से बड़ा कोई इंटरनेशनल प्रोफेसर भी कोई बात कह दे तो हमारा मरीज़ ये कहता है कि हम अपने गली के डॉक्टर से पूछ के आएंगे, फिर आपको जवाब देंगे कि हमें ये ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना। आज भी हमारे डॉक्टर्स ने वो रेस्पेक्ट और वो ऑनर मेंटेन किया हुआ है। तो पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का भी इस पर बड़ा क्लियर विजन है और मैं बहुत इस पर वाज़े तौर पर बात व्यू रखता हूँ कि सरकार को तमाम डॉक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशंस को ले के आगे बढ़ना चाहिए। और हम बिल्कुल पुरुमीद हैं कि 2 से 3 साल में हम इसको ज़ीरो पे ले आएंगे और अगले 10 साल तक अगर ये ज़ीरो पे ही रहा तो इस तरह की किसी फर्दर कैंपेन की ज़रूरत नहीं होगी, जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। ठीक, डॉक्टर साकिब साहब ने एक नुक्ता उठाया। डॉक्टर असद साहब, मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहूँगा। ये मेडिकल एसोसिएशंस को हुकूमत साथ लेकर इस तरह के वायरस को निपटाने में साथ लेकर चल रही है? अगर नहीं चल रही तो किस हद तक चलना चाहिए? मेरा ख्याल है कि मैं आपको कोरोना की एग्जांपल दे सकता हूँ कि बिल्कुल दें सर। कोरोना इस वबा में हुकूमत ने तकरीबन सारी ऑर्गेनाइजेशन की बात को सुना और उनकी बातें सुनने के बाद, उनकी गाइडलाइन सजेशन लेने के बाद ही हमने हर तरह की गाइडलाइन डेवलप की। जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने या हुकूमत ने किया, वो सबकी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्टर्स के लिए काम कर रही हैं, उनकी गाइडलाइन ली, उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया सारी गाइडलाइन में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफाई की। ठीक है, डॉक्टर असद असलम साहब, डॉक्टर साकिब हुसैन अंसारी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने, पोलियो एक ताकतवर और ख़तरनाक वायरस है और किसी भी मरज़, किसी भी वायरस से निमट बार बार दवा के ज़रिए उसको शिकस्त दी जा सकती है। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों को हर तरह की बीमारियों और हर तरह के वायरस से महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।